तो हे गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ टॉम्ब फॉलन ऑफ गॉड्स के सीजन 3 के सेकंड एपिसोड को। और इस एपिसोड के अंदर जिस लेवल की ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, ये आप लोग खुद से ही मजबूर हो जाओगे ये कमेंट करने के लिए कि भाई सच में मजा आ गया। और अगर फर्स्ट वाले एपिसोड के अंदर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इसको हाई पे जरूर से कर देना। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और चैन फाइनली मार चुका होता है मार्कस को, जिसके बाद वो उसके ड्रैगन को मारता है और उसी ड्रैगन के साथ में ही नीचे आ जाता है, जहाँ पर सभी को ये लगा था कि ये लड़का तो उसी के साथ में ही मर गया होगा। लेकिन चैन उस धूल में से निकलकर बाहर आता है और वो सबसे पहले उस लड़की को मारता है जिसने चैनजी को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, जो कि उसको उठा उठा कर फेंक रही थी। इसी वजह से चैन सबसे पहले उसके हाथ को काटता है और उसकी गर्दन भी उड़ा देता है। और जब मार्कस के बाकी के दोनों साथियों की तरफ जाने लगता है तो वो अपनी आर्मी के जनरल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बचा लो। लेकिन चैन नान पहले ही सभी लोगों को इस बात की वार्निंग दे देता है कि मेरा तुम लोगों के साथ में कोई भी मसला नहीं है। लेकिन फिर भी जनरल अपने सिपाहियों के साथ में चैन नान को घेर ही लेता है, जिसकी वजह से चैन पहले ही उन लोगों को वार्निंग देने लगता है कि अगर तुम लोग मुझे फोर्स करोगे तो याद रखना तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा बच के तो नहीं जा पाएगा। जिसकी वजह से अब वो दोनों के दोनों ही बंदे तुरंत ही अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। और अब जनरल अपनी सेना से कहता है कि जल्दी से जाओ और उसे मारकर हमारे सामने लाओ। तो फिर ये सिपाही तुरंत ही अपने अपने वेपन्स को लेकर अपनी मौत की तरफ ही जाने लगते हैं, क्योंकि चैन के तो सर पे खून सवार था, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से वो चैनजी से कहता है कि अब तुम्हें अच्छे बच्चे के जैसे अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए। तो चैनजी उसको गले लगाकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अब चैन ये कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि यहाँ से आज कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा, और तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया है तो अब तुम लोगों को भी इस बात का खामियाजा भुगतना होगा। जो कि अब तुरंत ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ में इन सोल्जर्स को मारने लगता है और तेजी के साथ में भागने लगता है, जिसके अटैक्स वाकई में इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उसके सामने ना तो कोई वेपन टिक रहा था और ना ही कोई सिपाही जो कि उसका सामना कर सके। उसने जैसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक स्लैशिंग अटैक को किया था, तो उसके आसपास के चारों तरफ जितने भी सिपाही खड़े हुए थे उनमें से एक भी जिंदा नहीं बच पाता। किसी का हाथ कटता है तो किसी का सिर तो किसी का पैर कट चुका था। और इतने से आकर चैन कहाँ रुकने वाला था, वो तुरंत ही उसके सामने जितने भी सिपाही आ रहे थे वो उनको काटते जा रहा था। मारना तो छोड़ो, वो उन लोगों को इस तरीके से काट रहा था जैसे कि ये लोग तो उसके सामने गाजर मूली हो। और उसके इस लेवल के अटैक करने की वजह से मैं तो इस बंदे का फैन बन चुका हूँ। और अगर आप लोगों को भी इस बंदे की फाइटिंग मूव पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। मार्कस के वो दोनों ही साथी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे थे और सिपाहियों को आगे बढ़ा रहे थे कि जाओ जाओ उसको मारो, क्योंकि ये लोग केवल अपनी जान बचाना चाहते हैं। और पीछे की तरफ सिपाहियों की तो हालत खराब हो रही थी। और वाकई में यहाँ पर ये जो फौज आई होती है वो इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इनकी मदद से किसी राज्य को भी जीता जा सकता है। लेकिन ये तो सारे के सारे केवल और केवल एक बंदे को जान से मारने के लिए जा रहे थे, क्योंकि चैन नान की जिस लेवल की इविल पावर्स एक्टिवेट हो गई थी उसके सामने कोई भी सिपाही टिक ही नहीं पा रहा था। सेकंड तो छोड़ो, किसी के लिए भी उसके सामने मिली सेकंड तक खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो तो लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ रहा था और सभी को मारते जा रहा था। जो नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। और इस वॉर्ड की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ये इस वॉर्ड भी लोहे से बनी हुई शील्ड को एकदम मक्खन के जैसे काटते जा रहे थे। चैन नान ने अपने एक हाथ में चैनजी को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में स्वॉर्ड को, लेकिन फिर भी उसकी रफ्तार, उसकी पावर अनमैचेबल थे। और जब उसकी स्वॉर्ड दूसरी स्वॉर्ड के साथ में टकराती तो लोगों की स्वॉर्ड कट जाया करती थी, जिसके साथ साथ वो अपने दुश्मनों के भी टुकड़े टुकड़े करते जा रहा था। जो नजारा भी देखने लायक होता है, क्योंकि यहाँ पर अब चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। दोनों ही बंदे तेजी के साथ में भाग रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि इस राक्षस को यहाँ पर रोक सके। जो कोई भी ऐसा करेगा हम उसको 10,000 सोने की मुद्राएं देंगे। लेकिन इस मौत के सामने आखिर इनाम किसको ही चाहिए होगा, क्योंकि चैन किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाता, वो सिर्फ और सिर्फ मारना जानता है। और इस तरीके से काटना कि देखने वालों की भी रूह कांप जाएगी। कैपिटल सिटी में सिपाहियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, वो सारे के सारे आते ही जा रहे थे। और पीछे की तरफ से चैन सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को चला रहा था, ना तो कोई फॉर्मेशन और ना ही कोई स्पेशल टेक्निक, सिर्फ और सिर्फ उसकी ताकत और उसके हाथ में तलवार। इतना ही काफी था चैन के लिए इस बड़ी से बड़ी सेना को नेस्तो नाबूद करने के लिए, जिसने वाकई में इन लोगों को मारते हुए जमीन को फाड़ दिया था, आसमान को भी चीर कर रख दिया था। जिसकी वजह से अब कैपिटल सिटी के अंदर जहाँ देखो वहाँ पर खूनी खून और
और लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। चैन इन बंदों को मारकर उनकी लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा हुआ था, जहाँ पर अब सिटी का गेट था और चंद बचे हुए सिपाही। चैन इन लोगों को वार्निंग देता है कि या तो मुझे शिकार कर लेने दो या फिर तुम लोग खुद भी शिकार बन जाओ, जिसकी वजह से अब तुरंत यहाँ पर भागते हुए सामने आ जाता है जनरल, जिसके साथ साथ यहाँ पर वुलोंग भी आ जाती है और भी कहने लगती है कि चैन प्लीज ऐसा मत करो, हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, तुम्हें जो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हम लोग तुम्हें सब कुछ सही करके देंगे। जिसको देखकर वो जनरल कहने लगता है कि क्या ये बंदा वाकई में ड्रैगन फैमिली वालों को भी जानता है, जहाँ पर अब वो लड़के तुरंत ही कहने लगते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया, ये तो है चैन नान, जो कि ईस्टर्न चू किंगडम का नेशनल प्रोटेक्टर के नाम से जाना जाता है। और जब इस बंदे ने इंपीरियल सिटी के अंदर अपना कारनामा दिखाया था तब से काफी सारे लोग इसको जानते हैं, जिसकी वजह से अब जो सिपाही बचे हुए थे वो भी दहशत में आ जाते हैं कि क्या इन लोगों को इसके साथ में फाइट करनी भी चाहिए। और वो जनरल ईस्टर्न चू किंगडम का नाम सुनकर ये सोचने लगता है कि क्या ये बंदा वहाँ का है। जनरल कहता है कि अब क्योंकि तुम ईस्टर्न चू किंगडम के नेशनल प्रोटेक्टर हो, इसी वजह से क्या तुम मेरी बात को मानकर नीचे आओगे और क्या अपने वेपन को रखोगे। लोग इसके बारे में आराम से बात कर सकते हैं और तुम्हें जो भी परेशानी हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। जिसकी वजह से चैन अपनी स्वॉर्ड को नीचे करता है और अब वो नीचे भी आने लगता है। तो जनरल आगे बढ़ते हैं और वो जो दो बंदे जिंदा बचे हुए थे वो हंसते हुए सामने आते हैं और ये कहने लगते हैं कि यानी कि अब ये बंदा हम पर हमला नहीं करेगा। जहाँ पर अब चैन चलते हुए उन लाशों के ढेर से नीचे आ रहा था। जनरल को ऐसा लग रहा था कि ये बंदा अपने वेपन को डालेगा और उसके साथ में अच्छे से बातचीत करेगा, इसीलिए वो चैन से ये कह रहा था कि देखो यहाँ पर यंग लॉर्ड ने जो कुछ भी किया था मैं उस सारे के सारे मैटर को बातचीत से ही सुलझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक्चुअली मैं चैन का यहाँ पर बातचीत करने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि वो जनरल की तरफ बिना देखे ही आगे निकल जाता है और अभी भी उसके हाथों में वो डेडली स्वॉर्ड होती है, जिसको देखकर उन दोनों ही बंदूकियां फट चुकी थी। उन दोनों की ही रूह कांपने लगती है। वो कहने लगते हैं कि अब आखिर तुम हमारे साथ में क्या करना चाहते हो, तुम्हें जिसे मारना था तुम तो मार ही चुके हो। लेकिन पलक झपकते ही अब चैन उनके और भी करीब आ चुका था, जिसकी वजह से वो दोनों ही अब तो थर थर कांपने लगते हैं कि पता नहीं उनकी जान किस तरीके से जाएगी। वो लोग चैन के सामने अपने हाथ जोड़ने लगते हैं ताकि वो उसको छोड़ दे, लेकिन चैन अपनी स्वॉर्ड को रेज करता है और इन दोनों की ही आंखों के अंदर मौत का डर देखता है और चैन की आंखों में केवल और केवल प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। जनरल उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ही स्लैश के साथ में उनमें से एक बंदे को काट कर रख देता है और उसकी जान ले लेता है। जहाँ पर अब दूसरे की भी बारी आ चुकी थी, लेकिन ये नजारा देखकर जनरल तभी इस बात को कहने लगा था कि अब तुम अपनी हद पार कर चुके हो, तुमने हमारे किंगडम में आकर इतना ज्यादा वायलेंस मचा दिया और साथ ही साथ हमारे नियमों को भी तोड़ा। तुमने ना जाने आज यहाँ पर कितने ही सिपाहियों को मौत की सूली चढ़ा दिया और हमारे क्लेन के नियमों के हिसाब से ये कैपिटल क्राइम है। इससे पहले ही चैन दूसरे बंदे को मार चुका था और अब वो बढ़ने लग जाता है जनरल की तरफ। तो वो कहता है कि भले ही तुम ईस्टर्न चू किंगडम के नेशनल प्रोटेक्टर हो, लेकिन फिर भी तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा और तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। वो यहीं पर ही चैन को सारे के सारे नियम समझाने लगता है कि उसे किस नियम के हिसाब से कौन सी सजा दी जाएगी और फिर अपने सिपाहियों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ इस पर हमला करने के लिए। हम लोगों को किसी भी हाल में इस क्रिमिनल को यहाँ से जाने नहीं देना है। लेकिन चैन के ऊपर हमला करने की हिम्मत उनमें से किसी भी सिपाही के अंदर नहीं हो रही थी। तभी फिर चैन ये कहने लग जाता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो हर किसी ने देखा, सभी को ये पता था कि मैंने ये सब कुछ किस वजह से किया था। चैन ने लोगों को मारा, लेकिन ये सब कुछ उसे मजबूरन करना पड़ा। और वो चार लोग जो कि इविल पर्सनैलिटी के थे, जिनको मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मौत के हकदार थे और मैंने उन लोगों को मौत भी दे दी। और अब क्योंकि मैंने अपने मैटर को सॉल्व कर लिया तो अब मैं यहाँ से खुद ब खुद ही चला जाऊंगा और अगर अब दोबारा से कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसके ऊपर रत्ती भर भी रहम नहीं खाऊंगा। और चैन के इस रूप को देखकर वो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि क्या ये वही चैन है जिसको मैं जानती थी। लेकिन अब उसी मोमेंट पर यहाँ पर धरती कांपने लगती है जैसे कि कोई आ रहा हो और एक्चुअली में अब यहाँ पर आ रही होती है इस किंगडम की सबसे बड़ी सेना, जो सारे के सारे उस हत्यारे को रोकने के लिए आए हैं जिसने प्रिंस को मारा। और ये फौज वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिनकी संख्या हजारों में होती है। जो नजारा देखकर वुलोंग सोचती है कि अब तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रही है, क्योंकि ये घुड़सवारों की फौज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में आई थी। जिन लोगों को रास्ता दे दिया जाता है और भारी संख्या में सिपाही आ जाते हैं और इन सभी लोगों के बीच में खड़ा हुआ होता है चैन, जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है सुपीरियर जनरल के। और ये असल में होता है मार्कस का फादर, जो कि बदला लेने के लिए आया है, जिसकी आते ही सबसे
सबसे पहले उसकी आंखों के सामने पेश की जाती है उसके बेटे की डेड बॉडी, ताकि उसको भरोसा हो सके कि हाँ उसका बेटा मर चुका है। जूनियर जनरल तभी कहने लगता है कि जनरल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है और ये सब कुछ हुआ है केवल और केवल इस बंदे की वजह से, जहाँ पर चैन के ऊपर तो अभी भी खून सवार था और वो छोड़ने नहीं वाला जो भी उसके सामने आएगा। और अब मार्कस के फादर को ये पता लग गया था कि असल में ये बंदा है ईस्टर्न चू किंगडम का नेशनल प्रोटेक्टर। इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर आपने सेनापति के तौर पर इस बंदे पर हमला किया तो चू किंगडम वाले भड़क जाएंगे और वो हम पर हमला करेंगे, जिसकी वजह से अब जनरल चैन नान को बड़े ही घूर कर देखने लगता है, जिसकी आंखें पूरी तरीके से खूनम खून हो चुकी थी और वो अभी भी गुस्से में ही था। तभी फिर जनरल अपने घोड़े पर बैठा हुआ ये कहने लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी कैपिटल सिटी की रक्षा करते हुए और मैंने हमेशा ही अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है अपनी इस धरती को, लेकिन मैं अपने बेटे की मौत के बदले को ऐसे तो नहीं जाने दूंगा और ये जो भी सिचुएशन बन चुकी है वहाँ पर मैं जनरल के तौर पर हमला नहीं कर सकता। इसी वजह से अब मैं ये सारी की सारी जिम्मेदारी अकेले ही उठाऊंगा और तुम सभी सिपाही जितने भी यहाँ पर आए हो सबके सब वापस लौट जाओ। लेकिन उनमें से एक सिपाही चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं जनरल, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जिसकी वजह से अब तो बाकी के सिपाहियों में भी जोश आ गया था और वो भी चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि हाँ जनरल, हम भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, बिना ये जाने कि ये लोग अपनी मौत से लड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। और अपने सिपाहियों के अंदर इतना ज्यादा जोश को देखकर कहने लगता है कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि तुम लोग हमारे सेंट्रल ब्रोकेड किंगडम के ही सिपाही हो, तुम लोगों ने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जो सारे के सारे सिपाही अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ हम लड़ेंगे चाहे हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए। तभी जनरल चिल्लाते हुए कहता है कि सभी ट्रूप्स मेरे कमांड को फॉलो करो कि अब तुम सभी के सभी लोग अपने अपने हेलमेट्स को उतार दोगे, जिसका मतलब ये होगा कि अब ये लोग किसी सिपाही के तौर पर फाइट नहीं करेंगे। इसीलिए जनरल भी कहता है कि आज की इस फाइट में मैं जनरल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वो पिता हूँ जो कि अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है और मेरे पीछे मेरे ये जितने भी लोग खड़े हैं वो सभी के सभी मेरे सर्वेंट है, ना कि किसी सेना के सिपाही। और हम सभी टकराएंगे इस बंदे से जो कि अपने आप को चू किंगडम का नेशनल प्रोटेक्टर बताता है, लेकिन मेरी नजर में ये हजारों लोगों का हत्यारा के सिवा और कुछ भी नहीं है, ऐसा अपराधी जो कि सिर्फ और सिर्फ मौत का ही हकदार है। तभी फिर चैन नान अपनी इस वॉर को उठाते हुए कहता है कि अब क्योंकि तुम ये सिचुएशन बना ही चुके हो तो मैं तुम में से किसी के ऊपर भी जरा सी भी दया नहीं दिखाऊंगा। तो फिर अब जनरल चिल्लाते हुए चैन नान से ये कह रहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से आए हो, लेकिन हमारे सेंट्रल ब्रोकेड किंगडम के अंदर इतनी ज्यादा तबाही मचाने के लिए तुम्हें तो सजा मिलेगी और इसके बदले में तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और अब वो अपने साथ साथ पूरी की पूरी सेना को तैयार कर चुका था एक आम आदमी के जैसे फाइटें करने के लिए, जिसका निशाना होता है चैन। और तुरंत ही अब युद्ध के शंख बजा दिए जाते हैं और जनरल के इशारे पर अब तुरंत ही फुल रफ्तार के साथ में ये सारे के सारे बंदे जाने लग जाते हैं चैन पर अटैक करने के लिए, जहां पर अब चैन अकेला ही खड़ा हुआ था हजारों सिपाहियों का मुकाबला करने के लिए। वो अपने हाथों में लिए हुए चैनजी से कहने लगता है कि कहीं तुम डर तो नहीं रही हो। तो चैनजी कहती है कि नहीं बिग ब्रदर, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा जब तक कि आप मेरे साथ में हो। ये सारे के सारे सिपाही घोड़ों के ऊपर बैठे हुए अपनी फुल रफ्तार के साथ में चैन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। चैन तभी चैनजी से कहता है कि अब तुम्हें अच्छी बच्ची के जैसे ना तो कुछ भी देखना है और ना ही कुछ भी सुनना है, ये सब कुछ बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, तब तक तुम मेरे पास में आराम करो। इन सिपाहियों के भी आंखों में बदले की ज्वाला धधक रही थी जो कि गुस्से के साथ में चैन को मारने के लिए आ रहे थे। तभी अब चैन उस स्वॉर्ड को अपने दांतों में फंसाता है और निकाल लेता है अपने ही सूट से एक कपड़े को, क्योंकि उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि उसको चैनजी को ही बचाना है। इसी वजह से अब वो चैनजी को अपने ही आगे बांध लेता है और पूरी तरीके से तैयार हो चुका था ये एक बहुत ही बड़ी जंग लड़ने के लिए। और ये फाइट पिछली वाली फाइट से तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होने वाली है, क्योंकि इस बार लोगों की संख्या पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो जनरल गुस्से के साथ में चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा था चैन पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो तो किसी से भी डरने वाला नहीं है और अब धीरे धीरे करके अपनी रफ्तार को भी बढ़ाने लगा था, जहाँ पर अब वो तुरंत ही बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। और अब जैसे ही उसकी बॉडी फुल ऑन मोमेंटम में आ जाती है तो चैन की बॉडी से हाई लेवल की एनर्जी निकलने लगती है। और इस बार उसने जब अपना स्लैशिंग अटैक किया था तो सबसे पहले आने वाले सिपाही को वो मारता है और साथ ही साथ उसके घोड़े को भी काट कर रख देता है। इसके बाद अब उसने तुरंत ही बिजली की रफ्तार से कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया था। चारों तरफ चैन नान ने आग लगा के रख दी होती है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पा रहा था। उसकी इस वॉर से निकलने वाली फायर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि
वही फायर उसकी बॉडी के अंदर भी बह रही थी। जूनियर जनरल भी इतना ज्यादा कत्लेआम देखकर अपनी सेना को आगे बढ़ाता है कि इसको जल्द से जल्द मारो, लेकिन इतने जल्दी ऐसा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। चैन को भी लड़ते लड़ते अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी थकता नहीं है। एक बंदा जब चैन के ऊपर अपने स्पीयर की मदद से अटैक करने की कोशिश किया था, तो वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसी बंदे को ही काट कर रख देता है, जिसके तुरंत ही बाद अब वो दोबारा से बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और लोगों को जान से मारने लगता है। एक बंदे को तो उसने इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी के साथ में मारा था कि अपनी स्वॉर्ड को घुसाते हुए वो स्वॉर्ड से ही उठाकर उसको बहुत ही दूर फेंक देता है, जिसकी बॉडी से खून भी निकल रहा था। जो नजारा देखने में जितना ज्यादा ब्रूटल था, उससे ज्यादा ब्रूटैलिटी तो वो नीचे मचा रहा था, क्योंकि कोई भी बंदा उसके सामने ना तो टिक पा रहा है और न ही सामने खड़ा रह पा रहा है। चैन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैंने कहा था कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और इसी बात पर ही अमल करते हुए वो इतनी बड़ी फौज को खत्म कर रहा है। जहाँ देखो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थी सिपाहियों के, लेकिन ये जो सेना होती है अभी तक तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा ही आया था, जिसकी वजह से अब तो यहाँ पर और भी भारी संख्या में सिपाही आने लगते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा फाइट करने की वजह से, एनर्जी को इतना ज्यादा लॉस करने की वजह से चैन भी थकने लगता है, और आखिर वो कब तक ही लड़ेगा। लेकिन फिर भी उसको अगर अपने वादे को पूरा करना है और चैनजी को बचाना है तो उसे लड़ना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अपने अंदर झांकता है और ये कहता है कि इनमें से कोई भी अब बचना नहीं चाहिए। भले ही सिपाहियों की संख्या कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो ना तो रुकेगा और ना ही उनके ऊपर दया दिखाएगा। लेकिन अब चैन वाकई में कमजोर पड़ने लगा था जिस मोमेंट पर, तभी अब यहाँ पर एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, जिसके एक सिंगल अटैक ने काफी सारे सिपाहियों को धूल चटा दी थी। लेकिन अब ये सारी की सारी फौज इन दोनों को ही चारों तरफ से ही घेर लेते हैं, और अब चैन उस बंदे से पूछने लगता है जिसने उसकी हेल्प की थी कि आखिर अब तुम कौन हो। वो कहने लगता है कि अरे चैनान, मुझे पहचानो, मैं हूँ तुम्हारा हो ये वो, जिन्हें चैनान पहचान जाता है क्योंकि वो तो होते हैं उसकी अकेडमी के ही वाइस डीन, जो कि अब चैनान से पीठ लगाकर खड़े हो जाते हैं और वो उसको ये बताने लगते हैं यहाँ की सिचुएशन अब बहुत ही ज्यादा बिगड़ने वाली है, क्योंकि सेंट्रल ब्रोकेड किंगडम के जो सुपर पावरफुल मास्टर्स हैं वो इसी तरफ ही आ रहे हैं। इसी वजह से अब हम लोगों को जल्द से जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ना तो तुम बचोगे और ना ही मैं। जूनियर जनरल अपने सिपाहियों से कहता है कि उनको घेर क्या रहे हो, जल्दी से हमला करो। वाइस डीन चैनान से कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कैपिटल सिटी को ओपन करने में, जिससे कि फिर तुम्हें मौका पाते ही यहाँ से भागना भी होगा, और किसी भी हाल में तुम्हें जल्द से जल्द शेनलान एकेडमी में पहुंचना होगा। सबसे पहले हम लोग इस वेव का मुकाबला करेंगे और मौका ढूंढेंगे यहाँ से बचकर निकलने का। चैन कहता है कि ठीक है, आप उस मौके को क्रिएट कीजिए, तब तक मैं इनका सफाया करता हूँ। जहाँ पर अब ये दोनों के दोनों अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और इन बंदों के साथ में फाइटें करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही सिपाहियों की इस वेव को खत्म कर देते हैं। और मास्टर कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जिस मोमेंट पर अब इन लोगों को आसमान से किसी मास्टर की आवाज आने लगती है, जो कि ये कह रहा था कि चलो अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर आज यहाँ से अपनी जान बचाकर कौन भाग पाएगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक्चुअल में होता है ब्रोकेड किंगडम का मास्टर, जिसके यहाँ पर एंट्री लेने का तरीका ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसके आने की वजह से यह पूरा का पूरा आसमान ही लाल हो चुका था। और वो ये कहने लगता है कि मेरी रॉयल सिटी में आकर मेरी ही आर्मी के साथ में फाइट करके उन्हें ही मार रहे हो, तुम्हारी आकर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, और क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे सामने सेंट्रल ब्रोकेड किंगडम कुछ भी नहीं है जिनको तुम कुछ भी करके यहाँ से भाग जाओगे। जिसकी वजह से वाइस डीन चैनान से कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो आ गया, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। वो लोग जैसे यहाँ से भागने लगते हैं तो ये मास्टर तुरंत ही अपने पावर्स के सप्रेशन को डालने लगता है उन दोनों के ही ऊपर, जो सप्रेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो किसी सिटी को भी तबाह कर सकता था। लेकिन वो यहाँ पर तो सिर्फ केवल और केवल इन दोनों को रोकने के लिए ही यूज कर रहा था, जिसका प्रेशर वाकई में बहुत ही ज्यादा होता है। जिस मोमेंट पर वो मास्टर चैनान से कहने लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम वही लड़के हो जिसने स्काई ड्रैगन को केवल एक तीर की मदद से ही जान से मार गिराया था, लेकिन तुम्हारी ये ताकतें हमारी सिटी में किसी भी काम में नहीं आएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर सेंट्रल ब्रोकेड किंगडम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को नुमाइश करने के लिए आए थे, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ में जाने तो नहीं दूंगा। जिसका जवाब देते हुए चैन कहने लगता है कि आज मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया था। मुझे ये बताइए, अगर मेरी तरह आपकी भी बेइज्जती हुई होती तो क्या आप अपने गुस्से को पी जाते या फिर उन लोगों का मुकाबला करते जिनकी वजह से आपकी बेइज्जती हुई? तो वह मास्टर कहता है कि बहाने बनाना बंद करो और इस बात को एक्सेप्ट करो कि आज कैपिटल सिटी के अंदर तुमने कितने लोगों को जान से मारा, और तुम्हारी सजा सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो
बिल्कुल भी ना दो। तुम्हें जिंदा छोड़ने का मतलब है कि तुम दोबारा से इतने ही लोगों को जान से मार सकते हो। तुम्हें बता दूं कि मैं सिर्फ एक लोन कल्टीवेटर हूँ और नेशनल अफेयर्स के बीच में मैं कभी भी नहीं पड़ता। तुम आज के बाद से हमेशा ही मेरे नाम को याद रखना, क्योंकि मैं हूँ ताओरान। जिसकी बात को सुनकर अब चैन उसे कहने लगता है कि ये मत समझना कि तुम्हारी एज ज्यादा होने की वजह से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं हूँ ईस्टर्न चू किंगडम का नेशनल प्रोटेक्टर, और अगर मुझे सेंट्रल ब्रोकेड किंगडम के अंदर मार दिया गया तो इस बात को याद रखना कि चू किंगडम तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी और वो बदला तो जरूर से लेकर रहेगी। तो ताओरान कहने लगता है कि बकवास से बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ईस्टर्न चू किंगडम सिर्फ एक बंदे के लिए जंग को शुरू कर देगी? मुझे तुम्हारी इन झूठी बातों पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब मुझे अपना काम करने दो। जिसने तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए डार्क रियल्म का दरवाजा खोल दिया था और एक इविल हैंड को बाहर निकाल लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और टकराने के लिए जा रहा होता है चैन से, जिससे कि उसे रोकने और बचाने के लिए सामने आना पड़ता है चैन के वाइजिडीन को। ताओरान कहता है कि तुम अभी भी मेरा मुकाबला करने की हिम्मत कर रहे हो। इसके बाद उसने तुरंत ही अपना दूसरा अटैक किया था। वो मास्टर कहते हैं कि चैन अपने आप को इस हमले से बचाओ। आप लोगों को क्या लगता है इस हमले का चैन किस तरीके से मुकाबला करेगा, या फिर वो इंजर्ड हो जाएगा? आप लोग अपनी ओपिनियन से मुझे कमेंट में जरूर से बताना।